ठीक हुआ था कुछ? अच्छा हुआ था सर। यस सर। ठीक है बेटा, और अच्छा करना है आगे। अभी मैंने मार्क्स देखे थे आप लोगों के, और पेपर भी जैसे ही अभी ऑनलाइन आ जाता है तो फिर उसको डिस्कस करेंगे हम। पेपर भी डिस्कस करूंगा, जो जो उसमें आपको की मिल जाएगी। जो गलत हुए हैं तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, बट आज आज नहीं करेंगे हम। आज जो है हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिससे कि अगला टेस्ट के लिए हम प्रिपेयर रहें। ठीक है बेटा? और डीपीपीबी में कल जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो एक साथ कर लेंगे। ट्राई करते हैं आज चैप्टर को क्लोज करने का। Let continue. Today we are going to share, we are going to study about the next colligative property, and next colligative property is the first तो हमने किया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट colligative प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। देखो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम पहले पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, पहले हम पढ़ चुके हैं। एट विच वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। सो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं सर आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो रहे हो। हाँ, हेलो। यस सर। यस सर। आवाज आवाज आ रहा है? अभी बीच में चला गया था ना। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट किस। हाँ, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट देखो,
द बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होता है। और बॉयल कब होता है? जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो बॉयल होना स्टार्ट होता है। इट मींस जब भी कोई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक इक्विलिब्रियम है, तो एट बॉइलिंग पॉइंट सपोज आप वाटर लेते हो तो वाटर लिक्विड होता है बेटा। ये लिक्विड वाटर अपनी ही वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में जब आ जाता है, H2O लिक्विड अपनी वेपर के साथ जब इक्विलिब्रियम में होता है, तो वाटर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में जब होता है, लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, इक्विलिब्रियम साइन है, तब वो बॉईल होना स्टार्ट होता है। तो दोनों ही आप आंसर दे सकते हो। क्या दे सकते हो? ऊपर वाला कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, या हम ये कहें कि कोई लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये ग्राफ देख रहे हो बेटा? आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है? इस ग्राफ में देखो क्या दिख रहा है आपको? एक तरफ मैंने वेपर प्रेशर रखा है, एक टेम्परेचर। ये ग्राफ पहले मैंने बताया था आपको कि अगर मैं मान लो प्योर सोलवेंट लेता हूं, ये सोलवेंट मतलब वाटर लिया, तो वाटर का ये ग्राफ जा रहा है। देखो ये ऐसे ग्राफ बढ़ा सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो इस ग्राफ को। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है इस ग्राफ के अंदर? कि ये जो आपको ग्राफ पहला दिखाई दे रहा है येलो कलर का ग्राफ, तो इस येलो कलर के ग्राफ में देखो आप, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते 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 इंक्रीज होके जब इसका वेपर प्रेशर बाहर के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1.013 बार के इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम पे वो बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम बोलेंगे टीबी। तो यहां पर जो ये पहला पॉइंट यहां आ रहा है, ये हमारे पास सपोज टीबी आ रहा है, या टी जो है नॉट बी कह सकते हो आप, टी नॉट बी आ रहा है। तो टी नॉट बी का मतलब यहां पर है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने क्या किया बेटा? इसी वाटर का सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? इसमें कोई चीज मिला दिया आपने, सोल्यूट मिला दिया इसके अंदर। तो हम ये चीज पढ़ चुके हैं, जब हम सोल्यूट बनाते हैं तो सोल्यूट मिलाने पर वेपर पहले से कम हो जाती है। अब आपको बाहर के प्रेशर तक आपको क्या करना होगा? तो इस ग्राफ को देखो अब आप अब आपका H2O लिक्विड है, लेकिन अब जो H2O ले लिया हमने लिक्विड इन सॉल्यूशन, पहले वाला प्योर था, अब H2O इन सॉल्यूशन होगा। अब H2O अपनी वेपर बनाएगा, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम बनाएगा, H2O वेपर बनाएगा। तो इक्विलिब्रियम अब भी वाटर के, लिक्विड वाटर उसकी वेपर के बीच ही बनेगा, सॉल्यूशन में भी उसी के बीच बनेगा। ये तो बनेगा, लेकिन वेपर कम हो जाएगी पहले से। तो कम हो जाने से क्या है, मुझे 100 डिग्री से ऊपर वाले एक्सटर्नल प्रेशर तक लाने के लिए पहले से ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा। कैसे? इस ग्राफ में देखो ये चीज क्लियर है। अगर इस ग्राफ में हम देखते हैं तो सपोज पहले आप देखो कि टेम्परेचर ये रहा पहले वाला, सपोज रूम टेम्परेचर। पहले अगर सॉल्वेंट प्योर होता, प्योर सॉल्वेंट का आपका प्रेशर इतना था, लेकिन जैसे ही आपने इंप्योरिटी मिला दी तो प्रेशर इतना हो गया, यानी कि इतना डाउन हो गया। तो अब मुझे बॉईल करना है, तो बॉईल तो तभी होगा ना बेटा जब उसका वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm तक हो जाए। तो मैं गर्म करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, जब यहां आऊंगा तब वो बॉईल होना स्टार्ट होगा। यहां बॉईल होना स्टार्ट होगा तो ये सपोज हमारे पास टीबी नया बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो यहां पर जो मैं टीबी ले रहा हूं, जो हम टीबी लिख रहे हैं, वो टीबी हमारे लिए क्या है? ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, या सीधा कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल डालता जाऊंगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा, और बॉईल करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का, पहले ये था देखो बॉइलिंग पॉइंट, जब आपने इंप्योरिटी मिला दी, सॉल्यूशन का ग्राफ देखा तो सॉल्यूशन का ग्राफ ये आया, सॉल्यूशन के ग्राफ का बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो पहले वाले से ये देखो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना इंक्रीज हुआ है इसी को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपली कि जब भी हम एक प्योर लिक्विड लेते हैं और एक सॉल्यूशन लेते हैं, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने प्योर वाटर से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे वाटर ही है यहाँ पर, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जैसे पहले वाले को टीबी नोट लिया आपने, दूसरे वाले को टीबी लिया, तो ये 100 प्लस कोई टी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन 100 से ऊपर होगा, इंक्रीज होगा, ये एलिवेशन हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस एलिवेशन आ जाएगा। तो ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलोगे आप? जो डेल्टा टीबी है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल यहां मिलाते जाओगे, सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करते जाओगे, एन सोल्यूट, जैसे जैसे सोल्यूट सॉल्यूशन में डालते जाओगे आप, इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि इसका
वेपर प्रेशर डाउन होता जाएगा, लेकिन गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर पे करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं जैसे जैसे सोल्यूट इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर में चेंज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर। और होगा किस तरफ इंक्रीज, मतलब मैं ये कहूंगा कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। या डायरेक्ट आप लिख लो, क्योंकि वेपर प्रेशर पर बहुत बात कर ली आपने, जितने सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करते जाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट आपके इंक्रीज होते जाएंगे। जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका ज्यादा होगा। और ये बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा, ये चेंज आएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इज इक्वल टू क्या होगा कि बाद में आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ और पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, टीबी जीरो। जैसे वाटर के केस ले, पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 102 हो गया सपोज, तो 2 इंक्रीज हो गया, तो ये डेल्टा टीबी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज होता जाएगा, डेल्टा टी भी चेंज भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब पॉइंट आता है कि आपका ये कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अगर हम ये देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना इंक्रीज होगा, तो इसके लिए हम एक पॉइंट निकालते हैं। अब पढ़ेंगे इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी का एक नाम और देंगे हम, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे केबी से। कैसे डिफाइन करेंगे, जो डेल्टा टीबी आएगा बेटा, जो चेंज आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, थियोरेटिकली डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी के इक्वल होता है। जो सॉल्यूशन का मोलेलिटी होगा उसके इक्वल होगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी, मतलब सोल्यूट के मोल जितने ज्यादा डालते जाओगे उतना डेल्टा टीबी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये मोल पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टीबी मोलेलिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी। तो के बी यहां पर क्या चीज है, इसी को हम बोलते हैं, जो ऊपर वाले नाम लिखे हैं मैंने, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट। सर आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए फिर से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो यस हेलो। हाँ, तो इसमें क्या लिया हमने, 1 kg सोलवेंट लिया बेटा। 1 kg सोलवेंट में सपोज 1 मोल सोल्यूट ऐड कर दिया कोई, और सोल्यूट किस टाइप का है, नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसा डालेंगे तो मोलेलिटी 1 हो जाएगी। इट मीन्स अगर 1 kg सोलवेंट में 1 मोल सोल्यूट डाला जाता है तो मोलेलिटी 1 हो जाता है। तो 1 मोलर सोलिडिटी इफ, अगर मैं ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर दूं इसकी मोलिलिटी 1 हो जाए,
तो मोलिटी 1 होने पर अब मोल सोल्यूट डाला है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, वही हमारा डेल्टा टीबी केबी की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ 1 मोल ऑफ solute is dissolved in 1 kg solvent, अगर ऐसा हो गया तो मोलिलिटी क्या होगी, 1 हो गई। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg solvent, देन elevation in boiling point is equal to value of molar elevation constant। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहने का मतलब, अब क्या कर दूं मैं, इफ मोलिलिटी 1 कर देता हूं, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलिलिटी। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ जाएगा, केबी के, डेल्टा टीबी केबी पे। तो सिंपली अगर कोई भी आप ऐसा सोलवेंट लेते हो, 1 kg सोलवेंट लेते हो और 1 मोल वो सोल्यूट डालते हो, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करते हो, तो 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंक्रीज आ जाएगा। जितना बॉइलिंग पॉइंट में वो इंक्रीज आ जाएगा डेल्टा टीबी, वही उसका केबी होगा। तो अलग अलग सोलवेंट के लिए केबी अलग अलग होंगे। जैसे इसको इस एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज एज एग्जांपल, अब 1 kg वाटर में क्या डालते हैं, सपोज 1 मोल यूरिया डालते हैं। 1 kg वाटर कंटेन 1 मोल यूरिया। तो जैसे ही 1 मोल यूरिया डालोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा। वो कितना इंक्रीज होगा, 1 kg वाटर कंटेन 1 मोल यूरिया, देन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.52। इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स सो kb of water is equal to 0.52, kb of water 0.52, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 में ये ऐड कर देना आप, क्योंकि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, और वो कितना आ गया 0.52, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू नॉर्मल कितना है आपका और फाइनल कितना है, उसका डिफरेंस ही तो है, डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट। तो आपको डेल्टा टीबी आ गया, डेल्टा टीबी हो गया 0.52 और टीबी निकालना है, और वैसे होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी अलग अलग लिक्विड के लिए वैल्यू अलग अलग आएगी, तो किसी भी लिक्विड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनने पर हाउ मेनी इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, विच वैल्यू इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक, बोर्ड में सीधी डेफिनेशन आएगी, और कंपटीशन में हमें ये समझना होगा कि भाई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज होता है 1 मोलर सॉल्यूशन का। क्लियर बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर केबी जो है वो सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हाँ बिल्कुल, सॉल्वेंट की, जैसे H2O लिया है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आपके लिक्विड का, और लिक्विड कंपोनेंट कौन से वाला है, वो सॉल्वेंट है बेटा। ठीक है, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट का तो वेपर बनेगा ही नहीं ना, सोल्यूट का वेपर नहीं बनेगा, वेपर तो लिक्विड का ही बनेगा, तो इसकी केबी प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्वेंट की होगी। अगर मान लो वाटर की जगह मैं बेंजीन ले लेता हूं, वाटर की जगह अगर बेंजीन ले लूंगा तो ये वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो आपके सिलेबस में एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए वाटर का आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि वाटर की केबी की वैल्यू कितनी होती है, 0.52। क्लियर? और समझना भी है बेटा, एक्चुअल में केबी क्या है, कोई भी लिक्विड, मान लो मैंने 1 kg वाटर ले लिया, 1 kg वाटर में 1 मोल यूरिया डाल दिया, तो मैंने चेक किया उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग 100 पे नहीं हुई, वो 100.52 पे हुई, तो इंक्रीज कितना हो गया 0.52 का। ये 0.52 की वैल्यू जो है उसकी केबी की वैल्यू है वाटर की। बेंजीन ले लूं 1 kg सॉल्वेंट, उसमें 1 मोल यूरिया डाल दूं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे 80 होता है, लेकिन उसका अगर निकालेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, फिर तो उसका चेंज कुछ और आएगा। तो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग चेंज आता है, तो आपको क्या करना है, इट इज
it is important for to you to learn the kb value of water because your syllabus contain the aqueous solution. तो वाटर हमें चाहिए, इसलिए आप याद कर लो, बेटर है। वैसे एग्जाम में दे भी देते हैं। क्लियर? अब देखो, अब पॉइंट आता है कि इसका यूनिट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ केबी। यूनिट ऑफ केबी, तो यूनिट ऑफ केबी कैसे निकालोगे? सिंस ये डेल्टा टीबी है, इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? केबी इंटू मोलेलिटी। तो केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन मोलेलिटी। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो, डिफरेंस तो सेम आएगा। तो ये इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन। और मोल का क्या होता है? किलोग्राम पर मोल, मोल पर किलोग्राम। तो दोनों मिलाएंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास? ऊपर वाले का केल्विन और इसका कितने मोल पर किलोग्राम, लेकिन नीचे है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा? देखो यूनिट केल्विन, फिर ये बनेगा मोल, ऊपर चलाया जाएगा तो मोल इनवर्स किलोग्राम, पहले भी माइनस था फिर इनवर्स। तो ओवरऑल सोल्व करूंगा तो केल्विन किलोग्राम पर मोल। एग्जाम में आएगा आपका, एग्जाम में पूछेंगे आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। तो केबी का यूनिट क्या आएगा? केबी का यूनिट होगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चेंज है टेम्परेचर का। तो 0.52 अगर वाटर के केबी की वैल्यू याद करनी है तो अब क्या याद करोगे? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, पर मोल पर इतना रहेगा। तो दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब स्पेशली फॉर कंपटीशन के लिए ये जैसे अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केबी है तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये एक इक्वेशन होती है, केबी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है। केबी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, तो सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है तो इसकी वैल्यू जो है आप याद कर लेंगे, केबी इज इक्वल टू एम आर टीबी स्क्वायर 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। अगर एम हटाना चाहो तो हटा दो, फिर आ जाएगा आर टीबी स्क्वायर 1000 एलवी। फर्क सिर्फ क्या है? एम जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, हेयर एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को एम डैश करते आ रहे हो तो यहां भी एम डैश लिख लो। अगर आप फार्मूले में केबी के फार्मूले में मोलर मास सॉल्वेंट का यूज करो तो डेल्टा एच भी यूज करना, तो डेल्टा एच भी हो जाएगी मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आप एंथैल्पी पर मोल में यूज कर रहे हो तो एम लगा देना। अगर ग्राम में यूज कर रहे हो, जैसे देखो फिर आपके पास दूसरी चीजें, यहां पर आपके पास क्या चीज है देखो, और यहां आपके पास देखो, अगर आपने लेटेंट हीट मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यूज करना है तो एम यूज कर लोगे। अगर आपने आर डी टीबी स्क्वायर, टीबी क्या है, और पहले एलवी कर देता हूं, एलवी अगर पर ग्राम में करनी है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम सॉल्वेंट। अगर पर ग्राम सॉल्वेंट में कैलकुलेट करो तो मोलर मास एम मत लगाना, वो डेटा आपको दिखा देगा, न्यूमेरिकल में पता लग जाएगा। और टीबी क्या करोगे बेटा? टीबी तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ही है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से बेटा क्लियर हो गया ना? ये एक्स्ट्रा चीज आ गई आपके लिए कि केबी क्या है। ये मतलब बोर्ड में नहीं है लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ से आपका क्लियर हो जाएगा कुछ और। केबी जो है कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में भी स्पेशली आप इसको सॉल्वेंट लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के से ही कैलकुलेट होता है, तो सॉल्वेंट के मोलर मास पे डिपेंड करता है और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पे डिपेंड करता है। आर वही है जो गैसेज में
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लिक्विड के लिए भी यूज होता है ये गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू वही लेनी है आपने। तो के बी इज इक्वल टू एम आर टी बी स्क्वायर 1000 डेल्टा एच वी, या आर टी बी स्क्वायर 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इससे आप के बी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। कोई डाउट बेटा? क्लियर? क्या हुआ कि आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्वेंट डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है उसी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर? सुन रहे हो बेटा? उसी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है आपका, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो आप देख रहे हो, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट 1 मोल सॉल्यूशन का अगर होता है, 1 मोल सॉल्यूशन का अगर है, तो 1 मोल सॉल्यूशन का अगर आपका होगा तो 1 मोल सॉल्यूशन में उसमें जितना इंक्रीज आएगा उसको आप जो एक्स्ट्रा चेंज होगा उसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट वैल्यू बोलोगे, जितना चेंज आएगा। और उसको निकालोगे किससे? इस फार्मूले से निकालोगे, एम आर टी बी स्क्वायर 1000 डेल्टा एच वी या आर टी बी स्क्वायर 1000 एल वी। फर्क क्या है दोनों में? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूनिट डिसाइड करेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम में है तो ये फार्मूला यूज कर लेना, और आपके अगर पर मोल में है तो मोलर वाला, यहां मोलर मास भी यूज कर लेना, क्योंकि इसको एम से डिवाइड करोगे तो पर ग्राम ही आ जाएगा। अब पॉइंट आता है बेटा कि इसको हम यूज क्या करेंगे फिर? पहले की तरह इसका यूज क्या है? तो यूज वही है जो पहले कर रहे थे आप। इसका भी मोलर मास यूज होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने में आप यूज करोगे। कैसे यूज करोगे आप डिटरमाइन करने में? देखो अभी हमने पढ़ा, फार्मूला वापस यूज करो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलिलिटी। मोलिलिटी को ओपन कर लो, डेल्टा टी बी के बी, मोलिलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में तो ठीक है, अगर ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 कर देना। यहां से आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हो जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कैलकुलेट होगा तो ये आ जाएगा के बी अपॉन डेल्टा टी बी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 2000 अपॉन डेल्टा टी बी। तो आपका एक फार्मूला बन जाएगा बेटा, जिसमें आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट इससे भी निकाल सकते हो, चेंज इन एलिवेशन इन कांस्टेंट। कोई डाउट बेटा? हैव यू एनी डाउट यहां तक? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिव रिस्पॉन्स। क्लियर है बेटा? चलो आगे, हेलो बोलते जाओ बच्चों, पता लगता जाए मुझे। सर टीवी तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इससे आप, हाँ 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 बोलो। सर टीबी को केल्विन में लेंगे। टीबी जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस चाहे डिग्री में आ जाए चाहे केल्विन में सेम ही आएगा वो तो। डेल्टा टीबी है ना, जैसे मैं कितना बोल दूं आपको, बोल दूं 100 डिग्री सेल्सियस और एक बोल दूं मैं आपको 127 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस कितना आया बेटा? वही तो डेल्टा टीबी होगा। कितना आया? 27। अब मैं कहता हूं केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करो तो 373 केल्विन, 127 में 273 ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका? 400 केल्विन। बेटा कैलकुलेट करो, डिफरेंस निकालो, तो 27 ही तो आया। तो ये डिफरेंस जो होते हैं वो यूनिट पर डिपेंड नहीं करते, वो डिफरेंस सेम ही आता है। क्लियर? चलो बेटा आगे। सर 10 टू द पावर 3 के नीचे डेल्टा टीबी कैसे आया? ये डेल्टा टीबी में इधर से इधर ले जाऊंगा, एम इधर ले जाऊंगा तो नीचे हो जाएगा। के फॉर्मूले में बोल रही हूं, के बी के फार्मूले में टीबी, ये केल्विन में, ये मस्ट है। अगर टेम्परेचर है तो केल्विन में देना है, वो तो सारे एसआई यूनिट में दोगे ना आप, एसआई में डिग्री सेल्सियस नहीं लेना फिर आपको।
वो न्यूमेरिकल बताएगा आपको। आर की वैल्यू भी एसआई में, मोलर मास भी एसआई में, डेल्टा एच भी एसआई में, फिर सारे एसआई में लेने आप। ठीक है, चलें आगे चलें। सर हाँ बोलो। सर जो वाटर का केबी है हम्म, वो मतलब सेम तो ही होगा जीरो ना पॉइंट, सारे क्वेश्चंस में? केबी तो बेटा सेम ही होगा, क्योंकि वो तो फिक्स वैल्यू है। पर मोल अगर सोल्यूट डालोगे तभी आएगा वो केबी। केबी फिक्स रहेगा, क्योंकि वो तो सर केबी वन मोल यूरिया डालने के बाद हमें मिला है ना? तो उसका डेफिनेशन भी तो वही है ना, पर मोल में जो कैलकुलेशन आएगी वही तो रहेगा उसका। ये देखो केबी में अमाउंट कितना ही चेंज करो, यहाँ कोई चीज चेंज थोड़ी हो रही है। बट सर बॉइलिंग, सोल्यूट तो यूरिया है, अगर हम सोल्यूट चेंज कर दे तो चेंज नहीं होगा केबी? नहीं केबी चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि केबी सोलवेंट है का प्रॉपर्टी है। और इससे देखो ना, ये फार्मूला देखो आप, केबी इज इक्वल टू एम आर टीबी। आप कह रहे हो यूरिया हटा के मान लो ग्लूकोज डाल दो आप, है ना? तो यस सर। यूरिया हटा के ग्लूकोज डालोगे तो यहाँ तो इन वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आया ना। केबी तो इससे बना हुआ है ना। मोलर मास में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं होगा। नो। आर पर कोई फर्क नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा? नहीं होगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं है ना, नॉर्मल लेना है यहाँ पर। डेल्टा एच वेपोराइजेशन पर मोल वो भी फिक्स रहेगी। तो केबी एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, तो वो फिक्स है, इसीलिए तो उसका नाम क्या हुआ है, कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर फिर देखो बेटा, हाँ बोलो। सर ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने निकाला है, तो इसमें डिनोमिनेटर में हमने 2 बार डेल्टा टी भी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर सर आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, जब भी आपको डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटल निकालना हो तो आयोटा इंटू डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटल, आयोटा इंटू केबी इंटू मोलिटी करेंगे आप। नोमेरिकल के लिए ऐसे याद रखेंगे आप। सपोज मान लो हम ऐसे करते हैं कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
containing 30 ग्राम यूरिया in 100 ग्राम वाटर। सपोज बच्चों ये प्रॉब्लम आ गया, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो पहले आप बेटा डेल्टा टीबी निकालोगे। अब जब भी आपका नोमेरिकल आ जाए आयोटा यूज करके करना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा के बी इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी मतलब चेंज आ जाएगा डेल्टा टीबी। आयोटा, आयोटा देखो यूरिया है, कितना होगा बेटा आयोटा यूरिया के लिए 1 आएगा, यूरिया के लिए 1, तो आयोटा अपने आप 1 आ गया। केबी की वैल्यू वाटर है, तो ये याद होना चाहिए आपको, वाटर के लिए फिक्स वैल्यू होती है, वो कितना वैल्यू आएगा 0.52, तो 1 0.52। मोलिटी कैलकुलेट करनी है, देखो वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट ऑफ यूरिया इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो आप 1000 लगा देना, तो न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1 इंटू 0.52। ये देखो वेट कितना आ गया 30 ग्राम, और मोलर मास यूरिया का 60 होता है, 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 से, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया, डेल्टा टीबी कितना आ गया 5 2 जा 10, 5 5 25 26, 5 2 जा 10, 5 5 25 26 और 2.6 का चेंज आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आप निकालोगे एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 में 2.6 डिफरेंस ऐड कर दोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 102.6 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में देना है तो 100 की जगह आप इसका बॉइलिंग पॉइंट रख देना, वाटर का, वाटर ही बताना है आपने। क्लियर बेटा? किसी को डाउट कोई? क्लियर? चलूं आगे? नो सर। चलो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। देखो आपको न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करना है, you are supposed to use the iota. Iota is must to use, especially for competition और as well as in जो भी आपका एग्जाम होता है, चाहे बोर्ड हो। अब इसी प्रॉब्लम को देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट द boiling point of water if 5.85 milligram urea is added in 5.5 यूरिया तो ले लिया आपने, 5.85 NaCl is added in 100 milliliter H2O. Calculate the boiling point of water if 5.85 milligram NaCl is added in 100 milliliter water. तो कैसे बनाएंगे देखो बच्चा आपकी बार, N फार्मूला वाई डेल्टा टी बी, आप आयोटा यूज करके बनाओगे, आयोटा के बी इंटू मोलैलिटी। अब जो यहां पर आपके पास है आयोटा इज इक्वल टू, देखो आयोटा H2O NaCl दिया हुआ है, तो NaCl तो अंदर जाके 2 पार्टिकल में टूटेगा, और कुछ नहीं दिया हुआ है 100% आयोनाइज मान लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो आयोटा इज इक्वल टू NaCl के N के बराबर आएगा, मतलब कितना आ जाएगा आयोटा 2। तो यहां पर आयोटा 2 हो गया, बाकी सारी वैल्यू पहले की तरह रख दो। देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वाटर का 0.52 रहेगा, मोलिटी निकालेंगे तो मोल निकालो, देखो 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5 नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl। इधर वाटर है आपका 100 मिलीलीटर ग्राम, डेंसिटी वाटर की 1 लेके सोल्व करते हैं, और 1000, तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसको सोल्व कर लो आप, 10 पे चला गया, ये 3 0 कैंसिल हो गए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो 1.05 एक्चुअल आंसर में डिफरेंस 1.05 से आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा 100 में 1.0 जो भी आया 04,
तो 101.04 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आपने आयोटा का यूज करना है बेटा, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट वाटर, अब इतना इतना, तो ऐसे यूज करना। जब आयोटा, इसीलिए मैंने सिखाया आपको, आयोटा का यूज करोगे तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। सपोज आपके पास 1 मोलल NaCl है और 1 मोलल Na2SO4 है, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो किसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन देखो, मोलिलिटी, अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने बेटा, आयोटा केबी इंटू मोलिलिटी। एम तो सेम है दोनों का, केबी भी सेम है, वाटर के लिए होगा, तो डेल्टा टीबी किस पर डिपेंड करेगा, आयोटा पर। जिसका आयोटा ज्यादा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आ जाएगा। तो इन दोनों में पूछा जाए NaCl Na2SO4 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका आयोटा ज्यादा होगा। तो NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, Na2SO4 भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका आयोटा इसके N के बराबर, तो इसमें 2 पार्टिकल NaCl, तो इसका आयोटा होगा 2, और इसका 2 Na है Na2SO4, तो 2 Na 1 SO4, तो इसका आयोटा 3, तो जिसका आयोटा ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इस सॉल्यूशन का 1 मोलर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्लियर? यस सर। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बता रहा हूं, मैं ले लेता हूं 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन और 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, तो बता सकते हो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा, NaCl का। NaCl का। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका आयोटा तो कितना होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयोटा फिक्स होगा इसके नंबर के बराबर, 2 के बराबर, लेकिन CH3CH तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो CH3CH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आयोटा 1 और 2 के बीच में आएगा, तो इससे तो कम रहेगा आयोटा, तो इसका NaCl का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। अब वो कितना होगा 1 और 2 के बीच में, वो अगर हमें डेटा देता कि भाई 30% 20% इतना डिसोसिएट होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे ये निकाल लेते हैं। इफ 1 मोलर एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन, अच्छा कुछ वर्डिंग चेंज करता हूं, जैसे देखो ऐसे ऐसे वर्ड दे दिया पेंटीमोलल, ऐसे वर्ड दे दिया डेसी पेंटीमोलल एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन एंड dissociation degree is 10% of NaOH. Calculate the boiling point of solution. इसमें बच्चों मैंने कुछ ना टर्मिनोलॉजी यूज की है। देखो अब की बार पहला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डालना है, एसिटिक एसिड जो होता है CH3CH एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है, तो और 10% उसका डिसोसिएशन दिया हुआ है। तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, आयोटा निकाल लेते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फार्मूला तो यही लगेगा जो अभी कर रहे हो आप, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा केबी इंटू मोलिलिटी। अब देखो मोलिलिटी कितनी बताई है उसने, जैसे देखो डैक होता है 10, डैक होता है 10 और डैक के आगे आई लगा देते हैं तो 1/10, आई का मतलब होता है किसी भी वैल्यू में 10 से डिवाइड कर दो, तो 1/10, डैक 10, डेसी 1/10, सेंट, सेंट होता है 100, अगर मैं कह दूं सेंटी 1/100, आई का मतलब डिवाइड करनी है वो वैल्यू। जैसे कहते हैं हम सेमी, सेमी का मतलब हाफ होता है, सेम का मतलब 2, सेमी 1/2। तो ऐसे ही देखो मैंने वर्ड यूज किया पेंटी, तो पेंट होता है 5, पेंट होता है 5, तो पेंट 5 होता है, पेंट 5 तो पेंटी, पेंटी का मतलब 1/5, तो मोलिटी आ गई 1/5 मोलर।
दूसरी बात, मोलिटी हो गया, आयोटा कैलकुलेट करो। आयोटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस अल्फा, डिसोसिएशन हो रहा है तो प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब बेटा देखो, आयोटा है आपके पास 1, अल्फा की वैल्यू दे दी 10%, मतलब 0.1, 10/100 प्लस एन, एसिटिक एसिड 2 पार्टिकल बनाता है, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन 2, अल्फा आया आपका 0.1, तो कितना हो गया आयोटा देखो 1.1, 1.1 आ गया। तो सारी चीजें आ गई। केबी वाटर है, याद होना चाहिए आपको केबी। H2O के केस में कितना आएगा बेटा 0.52। तो डेल्टा टीबी देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा अब की बार में ले लूंगा 1.1, केबी लूंगा 0.52, मोलिटी लूंगा 1/5। अब जो मुझे टीबी निकालना होगा 100 में ये सब प्लस कर दूंगा कैलकुलेट करके, देन इट विल गिव मी फाइनल आंसर। कर लोगे बेटा? बहुत सारी प्रॉब्लम बता दी अब मैंने। यस सर। जैसी जैसी कंडीशन आए उस हिसाब के साथ आप बनाते जाना। तो ये हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आप नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट जितने ज्यादा डालते जाओगे, मजेदार बात यह है कि आप सोल्यूट बढ़ा रहे हो और बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बढ़े जा रहे हैं। सोल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बेटा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेम जैसे ये बनाया बेटा, सारा का सारा वैसा ही बना सकते हो। बस याद रखना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीएफ से लिखेंगे। डिप्रेशन वैसे माइनस भी दिखा सकते हो, माइनस मतलब डिक्रीज हो गया, डेल्टा टीएफ। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होंगे, जितना सोल्यूट पार्टिकल, पहले तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जब कोई चीज जमती है वो टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे द टेम्परेचर at which liquid and its solid are in equilibrium। जिस टाइम पे लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि सॉलिड बनना स्टार्ट होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड इट्स सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और उस टाइम पे लिक्विड जो है फ्रीज होना स्टार्ट होता है। तो जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड है और वाटर जो है इक्विलिब्रियम बनाएगा अपनी आइस के साथ, सॉलिड आइस। ये स्टार्ट जो होगा ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा। आइस बनना स्टार्ट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर प्योर वाटर है, सो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हमने इसमें सॉल्यूशन बना लिया, वाटर के अंदर कोई चीज डाल दी, तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो जाता है। ऑन एडिंग solute in liquid, freezing point of liquid will be decreased, and it is known as depression in freezing point। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। अब यहां मैं थोड़ा जो है पॉइंट को क्लियर करता हूं। देखो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डाउन क्यों हो जाते हैं? मतलब पहले पानी प्योर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है, बर्फ बन रही है, लेकिन पानी में कुछ डाल दें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर पानी को हम फ्रीज करते हैं, जमा करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनती है। लेकिन वाटर के अंदर आप नमक डाल दो,
नमक डालने पर वो 0 से कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। ऐसा एक्चुअल में जो होता है, अब वो सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं एक वन वर्ड में लिख देता हूं, ऐसा होता है ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस, एंट्रोपी फैक्टर। जो सोल्यूट जाते हैं तो सोल्यूट खुद सॉलिड है और लिक्विड भी आगे जाके सोल्यूट में कन्वर्ट होना चाहता है, तो सोल्यूट के सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के सॉलिड पार्टिकल बनने में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए जिस टेम्परेचर पर होना चाहिए उससे डाउन टेम्परेचर हमें करना पड़ता है। तो आपका आंसर कभी भी आ जाए, ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका रीजन देना एंट्रोपी फैक्टर, नॉट एनर्जी फैक्टर, डिस्टरबेंस फैक्टर है। और इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं हम, मैं आपको इसका वाटर वाला एग्जांपल लेके ग्राफ बनाता हूं। सपोज सर यस सर एंट्रोपी बढ़ती है घट जाती है? एंट्रोपी हमेशा किसी चीज को मिक्स करेंगे बेटा बढ़ेगी, इसलिए वो रुकावट पैदा करेगी फ्रीज होने से, तो उसको हमें कम टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा तब जाके फ्रीज होगा वो। ठीक है, अब ये देखो बेटा कि ये वेपर प्रेशर है। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देना आप, अगर कोई ये आपको कहे कि लिक्विड से सॉलिड बनने पर एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ता है, तब तो हम कहेंगे एंट्रोपी डिक्रीज होगी। लेकिन हमसे पूछे सॉल्यूशन बनने पर एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ता है प्योर की बजाय, तब हम बोलेंगे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। कोई भी सॉल्यूशन होगा, हमने पढ़ा था ना, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है किसी सॉल्यूशन में। अब देखो बेटा, सपोज आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच वाटर के लिए ग्राफ बना रहे हो। आपने प्योर वाटर लिया, सपोज ये 25 डिग्री सेल्सियस से प्योर वाटर को गर्म करना स्टार्ट किया, तो जैसे ठंडा करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब की बार हम गर्म नहीं कर रहे, बॉयल नहीं कर रहे, वेपोराइज नहीं कर रहे, अब की बार फ्रीज कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर। सपोज पहले क्या लिया आपने, प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट लिया, और भी ले सकते हो लिक्विड, लेकिन वाटर का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो प्योर वाटर लोगे, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वेपर प्रेशर भी डाउन होता जाएगा। और सपोज यहां पर आपने नोट किया कि यहां से आइस बननी स्टार्ट हो गई। अभी तक ये लिक्विड था H2, इस पॉइंट तक लिक्विड हुआ और इस पॉइंट के बाद वो आइस बननी स्टार्ट हुई। सपोज यही जो आपका H2O था, यहां से आइस बनना स्टार्ट हो गया, ये H2O की आइस आ गई। अब ये तो प्योर वाटर के लिए, और मैंने टेम्परेचर नोट किया, ये 0 डिग्री सेल्सियस आया, इसको मैंने बोल दिया T0F, मतलब नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब वापस मैंने किया, इसी प्योर वाटर के अंदर कोई इंप्योरिटी मिला दी, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन जैसे ही बना, जो वेपर प्रेशर उसका होना चाहिए था उससे वेपर प्रेशर डाउन हो जाएंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने बनाया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन हो गया। अब इसको ठंडा करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि ठंडा करते करते जब आप ग्राफ देखोगे, यहां आओगे आप, तो अभी देखो आइस को नहीं छुआ है इसने, आइस को छुएगा यहां आकर के। जब आइस को ग्राफ छुएगा तभी आइस बननी स्टार्ट होगी। तो आइस अब की बार बननी स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, और ये पॉइंट इस फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है, तो इसको हम बोलते हैं TF, मतलब ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, टेम्परेचर डाउन हुआ है, देखो ये डिक्रीज हुआ है। ये जो यहाँ डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को बोल देंगे डेल्टा TF। तो डेल्टा TF को क्या बोलोगे आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अब आपका क्या होगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से तो कम हो जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, बिकॉज हेयर T0F ग्रेटर देन TF। तो डेल्टा TF निकालूंगा, तो फाइनल में से मुझे हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल क्या आ रहा है मेरा, फाइनल TF आ रहा है। तो फाइनल TF आ रहा है, और पहले वाला कितना है, T0F, और T0F हाई वैल्यू है, ये लार्ज है, तो आंसर आपका क्या हुआ, माइनस में। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। आपके लिए क्या है, हिंट क्या है कि जब भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो किसी का, आप तो क्या करना, क्योंकि जो इसका नॉर्मल जो है T0F जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका जो डेल्टा TF आएगा
जो डिक्रीज आएगा वो आपका इस TF के बराबर ही आएगा, जितना TF आएगा T0F0 हो गया, और ये आपकी वैल्यू हो गई। तो TF आपका जितना भी ये फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो माइनस के अंदर आएगा आपका। तो आप फ्रीजिंग पॉइंट नोट करो, तो आप एक काम करना, जब फ्रीजिंग पॉइंट हो तो आपको डिक्रीज मतलब माइनस, ये माइनस डिफरेंस माइनस का, और फ्रीजिंग पॉइंट वाली वैल्यू लगा देना उसमें। फ्रीजिंग पॉइंट ही है आपका, क्योंकि ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू आपकी आ गई, ये वैल्यू माइनस में रखोगे, या आप ऐसे कर दो, आप फार्मूला लगा दो, ये 0 कर दो, TF जो होगा डेल्टा TF, लेकिन डेल्टा TF माइनस में ले लेना, तो माइनस डेल्टा TF इज इक्वल टू TF कर देना, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम आएंगे मतलब माइनस में आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब आप किसी, अब देखो मान लो बच्चों मैंने एक गिलास पानी लिया, ये एक गिलास पानी लिया, और सपोज 1 kg वाटर ही है मेरे पास, इस 1 kg वाटर में मैं यूरिया डाल दूं, तो सोल्यूट डाल दिया, अब ये वाटर है सपोज, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भाई जितना भी है, लेकिन 100 में कुछ ऐड होगा। जब बॉईल करूंगा तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जाएगा, बॉईल होगा 100 से कुछ ज्यादा। लेकिन जब फ्रीज करूंगा भाई, जब फ्रीज होगा ब्रदर, तो फ्रीज जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा, 0 से कुछ कम टेम्परेचर पर होगा। वो 0 से कम टेम्परेचर जो होगा वो आपका डेल्टा TF ही होगा, मतलब 0 नहीं आएगा। सेम वाटर को आइस बनाऊंगा तो 0 से कम जाएगी, और बॉईल करूंगा तो 100 से ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, जितना यूरिया डालता जाऊंगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, सेम जैसे पॉइंट उसके बनाए थे सारे वैसे बना लो, बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपेयर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलिलिटी, डेल्टा TF इंटू मोलिलिटी। इसका मतलब डेल्टा TF एक नया कांस्टेंट आ गया, वो KB था, ये KF है, इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं ठंडे की तरफ जाता है, ठंडे को क्रायो बोला जाता है, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या दें, अगर 1 मोलर सॉल्यूशन ले लें और 1 मोलर सॉल्यूशन में जितना डिप्रेशन आएगा, डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, उसकी वैल्यू KF के बराबर होगी। तो इफ M इज इक्वल टू 1, मोलिटी 1 ले लेंगे, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। तो इसको आप डिफाइन करोगे, तो कैसे डिफाइन करोगे, तो KF क्या है, KF is equal to the decrease in freezing point of 1 molar solution। कोई भी 1 मोलर सॉल्यूशन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिक्रीज होता है जो सॉल्वेंट है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में, तो उसको हम KF बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल वाटर ले लो, अगर मैं वाटर ले लूं, मैं एज एग्जांपल, यही बात वाटर का कंपेयर करें, वाटर में ले लूं 1 kg, इसमें डाल दूं यूरिया 1 मोल, तो इसकी मोलिलिटी सॉल्यूशन की होगी 1। तो मैं चेक करूंगा तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा TF आएगा, डिफरेंस आएगा फ्रीजिंग, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ले लेता हूं पहले, फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा वो आएगा 1.86, फ्रीजिंग पॉइंट 1.86। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आया 0 से 1.6 का आया, तो डेल्टा TF कितना हो गया, डेल्टा ले रहा हूं तो डिफरेंस में तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब 1.86। तो इसके डेल्टा TF की वैल्यू 1.86 आएगी। देखो बॉइलिंग पॉइंट तो 0.5 ही इंक्रीज हुआ था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट 1.8, 1.9, मतलब 5, 4, 20, तो 2 के आसपास, 0.5 का
4 टाइम डिक्रीज हो गया, 1.86 आ गया। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब पानी के अंदर अगर मैं ये डेल्टा टी एफ जो लिया आपने, तो डेल्टा टी एफ ही क्या होता है, के एफ है, तो के एफ वाटर का होगा, प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकली 1.86। तो यूनिट निकालोगे तो यूनिट भी वैसा ही आएगा जैसा पहले आया था, यूनिट ऑफ के एफ। तो यूनिट ऑफ के एफ क्या आएगा, जैसे पहले आया केल्विन, किलोग्राम पर मोल, वो तो चाहे इसमें ले लो चाहे उसमें ले लो, के एफ, तो 1.86 आ जाएगा। तो इससे कंपेयर करते जाओ, जैसा वो किया है सारा कंपेयर करते जाओ, तो इससे भी क्या निकाल सकते हो आप, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालोगे तो वही फार्मूला देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलिलिटी। मोलिलिटी को सोल्व कर लो, आपको ये निकालना, इधर ले जाओ, वही पहले की तरह आ जाएगा, के एफ अपॉन, वहां टी बी आया था या टी एफ आया, वहां के बी आया था या के एफ आया है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। और आपका के एफ का जैसे वैल्यू वहां निकाला था, ये भी के एफ निकाल सकते हो, के एफ इज इक्वल टू एम आर, या टी एफ आ जाएगा स्क्वायर 1000, वहां लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, डेल्टा एच एफ इसका आ जाएगा। और मोलर मास अगर पर मोल में लेते हो, ये हो जाएगी मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और अगर एम हटाना चाहते हो तो आर टी एफ स्क्वायर 1000, और आप एल एफ रख देना। एल एफ क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले किया था। फर्क सिर्फ इतना है, वहां बॉइलिंग पॉइंट यूज हो रहे थे या फ्रीजिंग पॉइंट यूज हो रहे हैं। टी एफ यहां पर है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, केल्विन में लेना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे टेम्परेचर जिस पर कोई सॉल्वेंट अपनी लिक्विड सॉल्वेंट अपनी सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट जब कोई सोल्यूट पार्टिकल डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होते हैं, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेंगे, जितने सोल्यूट पार्टिकल डालते जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट और डाउन होता जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट वाला इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि रिवर्स सोचना है इसमें। अभी मैं बताऊंगा कैसे रिवर्स सोचना है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सोसाइटी में बहुत सारा यूज है इसका। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे कैसे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलिलिटी। के एफ यहां पर क्या होगा, वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी। इससे भी वही चीज निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर हमारे लिए कंपटीशन के लिए क्या है, जो वहां था वही यहां, फॉर कंपटीशन। नंबर 1 पहला पॉइंट, अगर आप कंपटीशन ले रहे हो तो आप आयोटा का यूज करेंगे हमेशा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा के एफ इंटू मोलिलिटी निकालेंगे, मतलब फार्मूला में आयोटा का यूज करना है आपने। क्लियर, आयोटा लगा के करना है, आयोटा नहीं लगाओगे तो आंसर सही नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट, यहां पर क्या है, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जितने ज्यादा होते हैं बेटा, जितना सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होता जाएगा, तो सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो जाने से क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएंगे, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। नंबर ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे, और डेल्टा टीएफ इंक्रीज होगा, लेकिन है तो डिप्रेशन ना, माइनस वाली वैल्यू है,
डेल्टा टी एफ डिक्रीज होने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होते, बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होते थे, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएंगे। कैसे? इस एग्जांपल को देखो, सपोज ये लिया बेटा मैंने प्योर वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है सपोज T1 और बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी कर लेते हैं कंपैरिजन, वो है T1 डैश। अब मैंने एक सोल्यूट लिया, वाटर उतना ही लिया जितना पहले था, और वाटर में बेटा मैंने क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया, 1 मोल यूरिया डाल दिया। अब मैंने 1 मोल यूरिया डाल दिया तो देखो अब मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, सपोज T2, और बॉइलिंग पॉइंट आ गया T2 डैश। फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर वाटर में प्योर वाटर लिया, 1 मोल यूरिया नहीं डाला, मैंने 1 मोल NaCl डाल दिया। तो NaCl 1 काउंट नहीं करना बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकली आप 1 NaCl डालोगे तो अंदर जाके तो 2 आयन बन जाएंगे, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, तो इसका आयोटा तो यहां 1 होगा। अभी दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ रहा हूं, देखो मैं, इसका आयोटा 1 होगा लेकिन इसका आयोटा तो 2 होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये सपोज फ्रीजिंग पॉइंट T3 है और बॉइलिंग पॉइंट T-3 है, तो जितने सोल्यूट पार्टिकल बढ़ते चले जाएंगे, प्रैक्टिकली जितने सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उतने बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, तो T1 डैश से T2 डैश ज्यादा होगा, T2 डैश से T3 डैश ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ये रिलेशन आ गया। लेकिन अगर आप सोल्यूट पार्टिकल डालते जाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाएंगे, तो T1 प्योर वाटर से इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इसका और ही कम होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट अपोजिट आ जाएंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा प्योर वाटर का, फिर जिसमें सोलिड पार्टिकल कम होंगे उसका होगा। कोई डाउट बेटा इस यहां तक क्लियर? क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्स देते जाओ साथ में। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। तो आपने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि वो नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, ये इधर जा रहा है पॉजिटिव में बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट ये है कि इसका जो है वो आपका एक, अब हम करते हैं, मैं आपको दे रहा हूं एक नॉलेज क्लाउड। नॉलेज क्लाउड क्या है कि कभी आपने सोचा है कि मैंने बोला था ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम डिस्कशन काफी सारा कर रहे हैं, कभी आपने ऐसे सोचा कि भाई आइस जो है बनती कब है? जैसे वाटर का एग्जांपल लें, आइस कब बनती है? आज का टेम्परेचर देखो आप, अगर मैं किसी पानी को टेबल के ऊपर रख दूं तो क्या आइस बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है उससे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा है। आज के टाइम में दिल्ली की बात करें, इन दिल्ली इफ वी पुट द बॉटल ऑफ वाटर एट टेबल देन वाटर वाटर ही रहेगा, आइस नहीं बनेगा। उसका रीजन, क्योंकि वाटर जो है उसका जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो 0 से बहुत ज्यादा है, 30-40 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन उसी पानी की बोतल को आप फ्रिज में रख देते हो बेटा, तो वो फ्रीजर आइस बना सकता है उसके अंदर, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसका मतलब कोई चीज फ्रीज कब होती है और कब नहीं हो सकती है? फॉर फ्रीजिंग। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, फॉर फ्रीजिंग। अगर किसी चीज को फ्रीज करना है तो उसके लिए जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेस देन होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लेस देन होगा किससे? उसके फ्रीजिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो भी आपका सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के
फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा तो वो चीज फ्रीज हो जाएगी। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा बेटा तो वो चीज फ्रीज नहीं होगी। आपने कभी रियलाइज किया है, सपोज हम कुल्लू मनाली चले जाएं और कुल्लू मनाली में हम देखते हैं कि भाई वाटर जो हो रहा है फ्रीज हो रहा है, आइस बन रही है वहां। इसका रीजन है कि वहां का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सपोज वाटर आइस बन रहा है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और कुल्लू मनाली का टेम्परेचर हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, तो जितना वाटर है वो सारा का सारा आइस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी लिक्विड फ्रीज कब हो सकता है, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर से खुद के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाए तो हम उसको फ्रीज कर सकते हैं। अब सपोज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और हम कुल्लू मनाली चले गए, सपोज कुल्लू मनाली का -5 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हमारी गाड़ी वहां ले गए तो गाड़ी का पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो तो सारा का सारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और गाड़ी वर्किंग बंद कर देगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस से जो हो गया वो कम हो गया। तो अब हम क्या करें, हमें किस तरीके से उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वहां के एटमॉस्फेयर से कम रखना होता है, इसलिए वहां इंजीनियरिंग यूज होती है। तो वहां पर क्या है, एक एंटी फ्रीज मटेरियल डाला जाता है, कोई भी डाल सकते हैं लेकिन ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर सोलवेंट डालते हैं, सोलवेंट डालने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होता चला जाएगा, और इतना कर देते हैं कि भाई वो जो सोलवेंट है हमारा उसका बाहर के एटमॉस्फेयर से तो एटलीस्ट कम ही रहे। हमने इतना सोल्यूट डाल रखा है उसमें वाटर में कि उसका -11 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग हो रहा है, -11 पर वो फ्रीज होगा, पहले नहीं होगा। अब वहां का टेम्परेचर कितना है एटमॉस्फेयर, सपोज कुल्लू मनाली का -10, तो -10 है और -11, तो -10 क्या हो गया, ज्यादा हो गया -11 से, तो वो जो वाटर होगा वो आपका फ्रीज नहीं होगा और गाड़ी चलती रहेगी। तो इसलिए जो फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें ये याद रखना है हमें कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन या जो भी मटेरियल ले रहे हो उससे कम होना चाहिए, तभी वो फ्रीज होगा। अगर एटमॉस्फेयर फॉर नॉट फ्रीजिंग क्या बोल सकते हो फिर, फॉर नॉट फ्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सॉल्यूशन भी ले सकते हो, यू कैन टेक सॉल्वेंट। कैसे, सपोज प्रॉब्लम से काफी क्लियर हो जाता है। सपोज द टेम्परेचर ऑफ ए हिल स्टेशन is -10 degree Celsius. How much amount of antifreeze ethylene glycol is added in radiator so that is added in radiator of car so that engine of car is not freeze। कॉन्सेप्ट समझना बेटा। सपोज हम हिल स्टेशन में गाड़ी लेके जा रहे हैं और हिल स्टेशन जो है उसका टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। हमारी गाड़ी में पानी होता है, पानी में अब पानी होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस तो 10 से ज्यादा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो गया तो सारा पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगी, तो गाड़ी तो रुक जाएगी। तो हम अमाउंट कितना डालें उसके अंदर एंटी फ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल में कि रेडिएटर के अंदर, जिससे कि कार फ्रीज ना हो। हम इतना ज्यादा डालें कि एटलीस्ट जो है -10 से जो उसका अंदर का टेम्परेचर है, गाड़ी का टेम्परेचर है, पानी का जो टेम्परेचर है -10 से भी कम हो जाए। जिससे क्या होगा, -10 से कम हो जाएगा तो अंदर पानी बना रहेगा वो, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो फिर हमारी फ्रीजिंग नहीं होगी, उस पानी की फ्रीजिंग नहीं होगी, मतलब आइस नहीं बनेगी अंदर, कार का पानी आइस नहीं बनाएगा, पानी में रहेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखो
तो हमें तो फार्मूला आता है। क्या फार्मूला है हमारे पास? हमारे पास बेटा फार्मूला ये है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है आयोटा के एफ। इसमें अमाउंट भी देते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ एंटी फ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड इन सपोज 500 ग्राम वाटर, ये भी दे देते हैं। वाटर का अमाउंट तो देना पड़ेगा ना। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा के एफ इंटू मोलेलिटी। डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा टी एफ ये डिक्रीज पता लग जाएगा हमें। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू जो आयोटा है इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल एल्कोहल है, इथाइलिन ग्लाइकोल आपका CH2OH है। इथाइलिन ग्लाइकोल एल्कोहल है तो एल्कोहल तो पानी में डिसोसिएट होते नहीं, तो आयोटा 1 ले लेंगे एल्कोहल के लिए, तो आयोटा 1 आ गया। के एफ एक्वस सॉल्यूशन है तो फिक्स है 1.86। मोलिलिटी, इससे हम मोलिलिटी क्या करते हैं, हम मोलिलिटी क्या करेंगे, हम 500 ग्राम है तो वेट डाल दिया, वेट डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट इथाइलिन ग्लाइकोल का निकाल लो। CH2OH कितना हुआ, ये 12 13 14, ये कितना हुआ 12 to 14 17 62 हो गया। इनटू वाटर का अमाउंट दे रखा है हमको, ये सोल्यूट हो गया, और ये वाटर हम ले लेते हैं, वाटर अमाउंट इनटू 1000 अगर ग्राम में। तो अब मान लेते हैं हमें यहां पर टेम्परेचर इसका भी -10 कर दें, तो मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हैं हम, 10 डिग्री टेम्परेचर रख लिया, तो 10 के लिए वेट ऑफ सोल्यूट निकल आएगा। अगर इतना वेट ऑफ सोल्यूट निकालोगे तो 10 हो जाएगा, और इससे ज्यादा कर दिया आपने तो 10 से नीचे जाएगा, क्योंकि ये आंसर माइनस के अंदर है। तो आप ये तो कह ही सकते हो कि माइनस जो टेम्परेचर है ये कितना हो गया, -10। तो 1 पॉइंट ये कितने पे चला गया, देख लो, काट लो, तो 186 100। वेट ऑफ सोल्यूट निकालना चाहते हो आप 62, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम है, ऊपर 1000 है, तो ये मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगा 3 पर, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, ये कैंसिल हो जाएगा 50 पर। तो वेट कितना आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट निकालोगे तो 50 इंटू 10, ये मैग्नीट्यूड ले लो एक बार, तो 50 इंटू 10/3 अप्रोक्सीमेट आप निकाल लो, इसमें जितना भी ये आ जाए, या 503 रख लो, वैसे 17 3 या 51 होता है 17, और ये इतना आ जाएगा 500/3, तो 170 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 170 ग्राम। अगर मैं 170 ग्राम लूंगा तब तो बाहर का टेम्परेचर भी 10 है और अंदर का टेम्परेचर भी -10 हो जाएगा, 10 -10 इसका है, -10 इसका। अगर इससे वेट बढ़ा दूंगा तो ये चेंज तो और बढ़ जाएगा, डेल्टा टी एफ बढ़ जाएगा, तो डेल्टा टी एफ बढ़ जाएगा तो -10 से कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। और -11 का मतलब क्या हुआ, -11 और -10 में बड़ा कौन है, -10, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा आ जाएगा। -10 टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग नहीं होगी, तो हमें इस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा। सपोज इस अमाउंट से कम डाल दूं मैं 170 ग्राम से, अगर यहां से 170 से कम करूंगा तो डेल्टा टीएफ इससे कम आएगा, इससे कम मतलब माइनस, ये 10 है तो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी ना, तो -10 की बजाय सपोज ये वैल्यू 10 की बजाय 9 आ गई, ये चीज कम करूंगा तो कैलकुलेशन कम होगी, तो वो तो -9 हो जाएगा। तो वेट जो सोल्यूट का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जो आपने निकाला है 170 ग्राम। देन अगर वेट सोल्यूट 170 ग्राम से ज्यादा होगा तब आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तब आपका आइस नॉट फॉर्म। तो आप जब भी फार्मूला निकालो ऐसे कैलकुलेट करना, इससे जो वैल्यू दे रखी हो उससे वेट निकाल करके उससे ज्यादा अमाउंट डालोगे तो उससे आपकी फ्रीजिंग नहीं होगी। कम किया तो टेम्परेचर आपका -10 की बजाय अगर -9 डिग्री सेल्सियस आ गया टेम्परेचर, तो -9 डिग्री सेल्सियस आते ही वो टेम्परेचर ज्यादा हो गया। किसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर
ज्यादा हो गया, एटमोस्फेयर का कम हो गया। तो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर किसी के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है तो जमता नहीं है कोई मटेरियल, फ्रीज नहीं होता। अगर एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको काफी देखो इंटेलेक्चुअलिटी का क्वेश्चन है, काफी माइंड गेम है बहुत सिंपल चीज, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है। नेगेटिव चल रहा है, इसका इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता कि सपोज मैं अगर प्योर वाटर ले लूं तो हमारे यहां गर्मियों में दिल्ली में प्योर वाटर आइस नहीं बनता, क्योंकि गर्मियों में एटमोस्फेयर का टेम्परेचर 40 से बहुत ज्यादा है। जब एटमोस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पानी आइस नहीं बन सकती। लेकिन अगर हम ये विंटर के अंदर चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, तो कश्मीर में टेम्परेचर एटमोस्फेयर का 0 से कम होता है, -2, -3, -5 हो गया। तो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर जैसे ही वाटर से नीचे चला जाएगा तो वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो इसमें। क्लियर है कि कब कोई चीज जमेगी कब नहीं जमेगी? ध्यान देना बेटा इस बात पर। चलूं आगे? यस सर। तो देखो, एक तो बेटा इस टाइप के आपके प्रॉब्लम आएंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम देखो, इसमें बड़ी जो है बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम बनती है बेटा इसमें, इस टॉपिक के अंदर, फ्रीजिंग पॉइंट वाले के अंदर। अब एक ये कह दिया उसने कि आपको जैसे 200 ग्राम वाटर is put in refrigerator which is on suppose -10 degrees Celsius. 200 gram is water in refrigerator which is on 10 degree Celsius. If यहां कर देते हैं, कुछ अमाउंट डाल देते हैं, इफ 50 या आप कम कर दो इसमें 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल is added in water, then how much ice is separated? क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन को समझना। आपने 200 ग्राम वाटर लिया और उसमें कोई केमिकल डाल दिया, 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल डाल दिया, और जो जिस रेफ्रिजरेटर में रखा है उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। -10 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम बताओ कि सारा का सारा पानी आइस में बदल जाएगा या कितना आइस के अंदर कन्वर्ट होगा? तो कैसे करेंगे? फार्मूला तो हमारे पास यही है, डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KF इंटू मोलिलिटी। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो आप? डेल्टा TF आयोटा KF, मोलिलिटी क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इधर ध्यान देना, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए? रिमेनिंग वाटर होना चाहिए। अभी भी कुछ वाटर है या नहीं है? जितना लिया वो नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ बर्फ बन गया हो। हम फाइनल टेम्परेचर पे पहुंच गए -10 पे। रिमेनिंग वाटर नॉट सॉलिड इनटू 1000। तो इससे क्या होगा बेटा? ये देखो, डेल्टा TF कितना लेना है? 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, 10 डिग्री सेल्सियस। आयोटा इथाइलिन अल्कोहल है, 1 हो गया। KF 1.86 हो गया। वेट ऑफ सोल्यूट कितना डाला हमने? देखो, वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट देखो, इथाइल अल्कोहल C2H5OH 24, 5 और 17, 46 इंटू 1000। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? जो पानी अभी बाकी है वही तो रखेंगे हम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। ये चीज अब की बार निकालनी है, H2O। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट H2O कौन से वाला?
रिमेनिंग, क्योंकि आपने तो टोटल रखा था 200 ग्राम वाटर, अब कितना बचा है तो ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेट करोगे तो ये बेटा ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब देखो क्या कैलकुलेशन बन सकती है, क्या 46 इधर चला गया, 40 डब्ल्यू चाहिए ना आपको, WH2O इधर चला गया, 1.86 इंटू 1000 और ये 46। ये अब आप इसका कैलकुलेशन बनाओ कितना बन सकता है। देखो अप्रोक्सीमेट में बात करता हूं तो ये अप्रोक्स करोगे 46, अगर 50 के आसपास ले लेते हैं अपने तो 50 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 20, बाकी एक्यूरेट निकाल सकते हो 20, वैसे 20 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 6 2 12, 36 37, तो 37 अप्रोक्सीमेट 37.2 मतलब 40 ग्राम के आसपास आ गया। तो इसका मतलब वाटर तो आपने कितना लिया था 200 ग्राम, और अब आपको वाटर कितना मिल रहा है, देखो फ्रिज में रखने के बाद वाटर जो रिमेनिंग वाटर है वो 37.2 ग्राम अप्रोक्सीमेट मैं कह रहा हूं, सपोज 40 ग्राम। तो बाकी वाटर कहां गया, बाकी वाटर बेटा आइस बन गया। तो वाटर आइस कितना होगा, वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू इनिशियल वेट ऑफ H2O और माइनस फाइनल वेट ऑफ H2O। तो इनिशियल कितने ग्राम लिया था आपने 200 ग्राम, फाइनल कितना बचा है आपको अप्रोक्सीमेट 40, तो आइस कितनी बन गई 160 ग्राम, आइस आ गया 160 ग्राम। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, टेम्परेचर भी दिया हो और सोलवेंट का ये वेट दिया हो, तो ये वेट सोलवेंट का वाटर में बेटा नहीं रखना, फार्मूले में नहीं रखना। ये फार्मूले में तो जब टेम्परेचर ये बन जाएगा उस टाइम पे अभी भी कितना लिक्विड बाकी है सोलवेंट का, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। वो सोलवेंट है तो बाकी जो लिया था उसके अलावा कहां गया, वो आपका आइस बन जाएगा। क्लियर बेटा, कोई डाउट? नो सर। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम बनेगी, बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनेगी। तो आपको मैंने आज जो चीजें सिखाई हैं बेटा, दो चीजें सिखाई हैं। आज क्या सिखाया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब हम किसी सोल्यूट में, अगर हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होते रहते हैं उसके। और दोनों फार्मूलों को आप कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KF इंटू मोलिलिटी, और डेल्टा TB इज इक्वल टू आयोटा इंटू KB इंटू मोलिलिटी एफ। जो आपका KB तो दोनों का सेम ही है, तो आप क्या कर सकते हो, KB KF और KBF, मोलिलिटी सेम है, इफ M सेम, देन आप इनको ये निकाल सकते हो, डेल्टा TF आयोटा KF आयोटा KB, तो इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। डेल्टा TF वो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा TB आयोटा देख लेना भाई, दोनों के लिए अलग अलग है तो अलग अलग यूज कर लेंगे। सॉल्वेंट सेम होगा तो आयोटा भी कैंसिल ही हो जाता है, वैसे सॉल्वेंट सेम होता है तो आयोटा भी, भाई वाटर है, वाटर में एसिटिक एसिड लूंगा उसका आयोटा तो उतना ही रहेगा, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट देखो चाहे बॉइलिंग पॉइंट देखो। तो आप डेल्टा TF डेल्टा TB कैलकुलेट कर सकते हो। और एक आपको याद होगा, मैंने एक प्रॉब्लम, एक कंसेप्ट आपसे लिखा था पहले कि मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI। अगर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI में मैं क्या कर देता हूं, ऐसे लिख देते हैं, इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI इफ HgI2 इज एडेड। तो मैंने क्या बताया था, जब HgI2 एडिड होता है तो KI से रिएक्ट करके HgI2 बनाते हो तो 2KI, तो क्या बन जाएगा बेटा K2HgI4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, इवन कोई चीज ऐड कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI इफ HgI2 एडिड, देन व्हाट इफेक्ट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI में HgI2 ऐड करोगे, देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे HgI2 हम ऐड कर रहे हैं तो पार्टिकल बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टिकल बढ़ेंगे नहीं। तो हेयर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगेगा और फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगेगा, उल्टा होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज। ये मैं डिक्रीज लिख रहा हूं पहले के कंपैरिजन में, और ये इंक्रीज। तो आपने ध्यान देना है बेटा। तो अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हम जो है जो अभी नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसके अंदर देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सी यू टिल देन नेक्स्ट क्लास, और सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में बेटा। सुन रहे हो बेटा मुझे? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तो फिर अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम दूंगा, प्रॉब्लम भी लेके आनी है, थोड़ी देर का टॉपिक है, फिर डिस्कस करेंगे हम।